नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज ऐसी घटना हुई है जो अतीत में कम से कम मैंने तो नहीं सुनी। 4 दशक का मेरा भी पत्रकारिता का अनुभव है। किसी राष्ट्रपति ने किसी राज्य की घटनाओं पर और घटना विशेष पर, क्योंकि ये घटना ऐसी ही है जैसा निर्भया के साथ हुआ था या बहुत सारी दूसरी बेटियों के साथ अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर कुछ ऐसी दर्दनाक और विभत्स घटनाएँ हुई हैं, जिनकी चर्चा करने मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और राष्ट्रपति ने पीटीआई के एडिटर्स के साथ एक भेंट में ये कहा कि मैं भयभीत हूँ, बहुत निराश हूँ। और उन्होंने इस बात पर और भी गहरी नाराज़गी और निराशा ज़ाहिर की कि हम सामूहिक तौर पर एक कंट्री के नाते, एक समाज के नाते जितनी संवेदनशीलता से इन चीज़ों को लेना चाहिए, ग्राह्य करना चाहिए, उस पर रिएक्ट करना चाहिए और पिन पॉइंट करके जो भी दोषी हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। उसमें कई बार हम लोग स्मृति दोष के शिकार हो जाते हैं, बहुत जल्दी इन चीज़ों को भूल जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये बयान कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण और अंडरलाइन करने के लायक है। और इसके बाद से तमाम सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी अब इस बात को लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि राष्ट्रपति का बयान मतलब क्या हम ये संकेत मान लें कि पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी की कुर्सी डोल रही है और किसी भी समय उन पर गाज गिर सकती है, उनकी सरकार पर गाज गिर सकती है। वहाँ क्या राष्ट्रपति शासन लगाने का मोदी सरकार संकेत दे चुकी है राष्ट्रपति को? अभी कहना जल्दबाजी होगी। अभी भी इसमें बहुत सारे लेकिन किंतु परंतु हैं। लेकिन हम जो मोदी समर्थक हैं उनका भी और जो समाज और देश के हिस्से हैं, जो बेटियों के पिता हैं, अभिभावक हैं, उनकी जो पीड़ा है उसको समझ सकते हैं। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं और हमारे चैनल पर तो पहली बार जुड़ रहे हैं और बिल्कुल आपसे अपरिचित नहीं हैं, आप उनसे सुपरिचित हैं, वो भी सुपरिचित हैं। हरि मोहन जी जुड़ रहे हैं जयपुर से, उनका स्वागत करते हैं। हरि मोहन जी, बहुत स्वागत है ओशियन नेटवर्क पर। सर थैंक यू। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर आपने मुझे बुलाया, निमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका बड़प्पन है हरि मोहन जी, आपको कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आपका एक बहुत ही सफल चैनल है ज्योतिर्मय और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस चैनल पर कुछ बार आपके आमंत्रण पर गया हूँ अपने विचार साझा करने के लिए। और प्रोग्राम के शुरू में ही दर्शकों से मैं माफ़ी मांग लूँ कि आपका समय जुड़ने का 6:15 बजे था, लेकिन जैसा कि अलग-अलग शहरों में ट्रैफ़िक की परेशानियाँ हैं, हरि मोहन जी ट्रैफ़िक में फँसे हुए थे, तो वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देर से ही सही, लेकिन जुड़े हैं। हरि मोहन जी, ये जो राष्ट्रपति का बयान आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर, राष्ट्रपति महोदया का जो बयान है वो एक प्रकार की सामाजिक निराशा को खुले तौर पर दिखा रहा है कि समाज किस प्रकार से निराश है और रेप जैसे इतने ज्यादा गंभीर मुद्दे पर भी हम किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दिखा पा रहे और उल्टे हमारा जो राजनीतिक जो वर्ग है, खासकर जिसकी जिम्मेदारी थी उस रेप के दोषियों को सजा देना, समस्या को समझिए, उसके अंदर पहले वो उन दोषियों को बचाते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से रेप किया गया, टांगे 90 डिग्री पर जिसे कहते हैं मिली, उसके ऊपर
बहुत सारे निशान मिले स्पर्म के, और खुले तौर पर जिस तरीके से, और उसमें भी एक जो संजय रॉय है उसको बचाने की, मात्र एक छोटा सा आदमी, छोटा एक बहुत निम्न स्तरीय कर्मचारी ही तो है, उसे बचाने के लिए अगर कमिश्नर या आईजी डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स लीपापोती कर रहे हैं और मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़की के पेरेंट्स को नहीं दिखाया जा रहा, और जिसे कहते हैं कि पूरे तरीके से, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को कहना पड़ जाए कि मैंने 30 साल के अपने करियर में कभी आज तक ऐसा प्रोसीजर नहीं देखा, जितना मतलब इतनी लीपापोती नहीं देखी, तो सर एक्चुअली किसी भी जागृत समाज में इस प्रकार की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। लेकिन समस्या उसमें राजनीतिक है कि उस रेप पर पहले राजनीतिक अपने वर्चस्व को या अपनी जान, अपने दामन को बचाने के लिए एक अदने से रेपिस्ट बहुत घृणित वो है, बहुत ही घृणा वाला एक काम है। रेपिस्ट को बचाने के लिए आप अपने एक छोटे से कार्यकर्ता जो कि रेप कर रहा है, आप उसके ऊपर कार्रवाई करने की जगह उसे बचा रही हैं, तो सबसे पहला तो निराशा समाज को वहां से हुई। उसके बाद लीपापोती करने के लिए आप कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से लेकर, आप कहीं ना कहीं पुलिस से लेकर, सीबीआई से लेकर वहां बेशर्मी दिखा रहे हैं, सड़कों पे उतर के आप न्याय मांगने का ड्रामा कर रहे हैं। उसके बाद कभी कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारे को 1 हफ्ते का टाइम दे दो, हम सॉल्व कर देंगे। उसके बाद कह रहे हैं अच्छा 1 हफ्ते का नहीं तो 1 दिन का टाइम दे दो। सर चारों तरफ से अगर हम देखते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, लीपापोती, और व्यवस्था को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपने एक अदने से कार्यकर्ता को बचाना, और उस कार्यकर्ता को इसलिए बचाना कहीं अगर वो पुलिस तो खैर उनकी अपनी ही है, सीबीआई के हाथे चढ़ गया तो वो अगर 2-4 राज उगल देगा, तो जो संदीप है वो अगर फंसा, जिसको बर्थडे विश करने के लिए ममता बनर्जी एक लेटर भेज रही हैं, अगर वो फंसता है तो कहां जाकर ममता बनर्जी के ऊपर गाज गिरेगी, या यूं कहें कौन कौन से कच्चे चिट्ठे खुलेंगे, उस सबका एक डर था। पॉसिबली इसीलिए अब जनता इस चीज को सर देख रही। लेकिन मैं यहां पर कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिलवाना चाहूंगा। मैं पुरानी चीजें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसी चीजों का गुस्सा राष्ट्रपति के इस बात में दिखाई दे रहा है कि अल्टीमेटली हमारा समाज जो है वो कितना ज्यादा, जिसे कहते हैं, उद्वेलित है, और राजनीति कितनी ज्यादा निकृष्ट हो चुकी है, कितनी ज्यादा गिरे हुए स्तर की राजनीति हो रही है। अब उसमें भी राजनीति में मतलब जिसे कहते हैं आरोप प्रत्यारोप तक ठीक था, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जिस तरीके से उनके ऊपर, वो भारत का झंडा लेके तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर जिस तरीके से पानी की बौछार की जा रही है, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं, तो हम अंदाजा लगाकर देख सकते हैं कि किस लेवल पर सिचुएशन को, जिसे कहते हैं कि खतरनाक लेवल पर पहुंचाया गया। उसके बाद सर आज सुबह 6 बजे बीजेपी ने बंद बुलाया। कल तो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, आज बीजेपी ने बंद बुलाया। पैरेलली ममता बनर्जी का भी वहां पर कुछ स्टूडेंट्स का स्थापना दिवस चल रहा है, उनकी स्टूडेंट विंग का। इसी तरीके से अगर उससे पैरेलली अगर हम देखें तो हमारे को कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी स्थापना दिवस दिखाई दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में सर टीएमसी के गुंडे सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट वाले स्टूडेंट्स को या प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले लोगों को मार रहे हैं। प्रोटेस्ट में जाने वाले बीजेपी के लीडर के ऊपर 7 गोलियां चलाई जाती हैं, एक लीडर गंभीर रूप से घायल है, और उसमें भी ममता बनर्जी खुले तौर पर कह रही है कि ये बीजेपी मामले को तूल दे रही है, राजनीति कर रही है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर यहां किसी को भी एक मतलब दुख, हर कोई दुखी तो है ही, राजनीति अपनी जगह है और सामाजिक जो पीड़ा है वो अपनी जगह। यहां मुझे लगता है महिला होने के नाते हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया कि वो दुखी हैं, पीड़ित हैं, और जो अब सर सवाल यहां पर यह आता है कि क्या राष्ट्रपति महोदया ने आज से पहले ऐसा कोई बयान दिया? तो माफ कीजिएगा, हम 2-4 अपने राष्ट्रपति उठाकर, हम अपने 2-4 राष्ट्रपतियों को देख लें जो कि प्रोएक्टिवली काम करते थे। उसमें चाहे एपीजे अब्दुल कलाम जी हुए, चाहे प्रणब मुखर्जी साहब हुए, चाहे वो आज हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हुई। हमारे पास बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति नहीं हैं जो कि इस लेवल पर आकर सरकार को दिशा दिखाएं।
क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते थे, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे, या फिर हम जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो हम बताते हैं कि राष्ट्रपति घर के दादाजी की तरह है। जब घर में माँ बाप की या चाचा ताऊओं की आपस में लड़ाई हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वहां दादाजी जो जिस तरीके से मामले को सुलझाते हैं, दादा दादी बैठ के, बड़े बुजुर्ग बैठ के जब मामले को सुलझाते हैं, एग्जैक्टली इसी तरीके से जब देश मिसगाइडेड फॉर्म में हो या सरकार ना बना पा रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति महोदया का जो एक्सपीरियंस है वो काम आता है। आज वो समय था जब राष्ट्रपति महोदया के मुख से ऐसे शब्द, ये वर्ड्स निकले, और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक नैतिकता के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान उठाया कि भाई असलियत में इतना भी मत गिरो कि आप हर चीज को राजनीति करने लग जाओ। लेकिन इसमें एक चीज सर, यहां पर कटघरे में बीजेपी भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति महोदया के इस बयान से बीजेपी के ऊपर एक नैतिक दबाव बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि बीजेपी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के मामले में खुले तौर पर एक इस तरीके से सिचुएशन में थी कि वो, सर सोचकर देखिए, जीतने वाली का पार्टी हिंसा कर रही है और उनको वोट ना देने वाले लोगों को मार रही है, उनकी अपोनेंट पार्टी के कार्यकर्ताओं को जान से मारा जा रहा है, मार के लटकाया जा रहा है। उसकी अपोनेंट पार्टी, अब एक पश्चिम बंगाल का ही एक सीन आया था, एक वो वीडियो आई थी, एक कॉलोनी जहां से बीजेपी को वोट्स पड़े थे, टीएमसी की ऑटो यूनियन उस कॉलोनी के अंदर घुसती है और पूरे तरीके से उस कॉलोनी को 2 दिन तक ब्लॉक किए रखती है कि ना तो कोई बाहर जाएगा ना ही कोई अंदर आएगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीजेपी को वोट देने की। सर, इस गिरे हुए लेवल की राजनीति जब टीएमसी कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार रही है, संदेश खली का जो जिसे कहते हैं एक सामूहिक दुष्कर्म का एक बड़ा जो एग्जाम्पल सामने आया, तब भी बीजेपी, जब जिसे कहते हैं कि किसी भी तरीके का कोई भी प्रेसिडेंट रूल लगाने तो छोड़िए, ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं कर पाती। ममता बनर्जी अपने ऑफिसर्स के का जितना मिसयूज हो सकता है खुलकर करती है। सिविल सर्वेंट, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्हें दिल्ली भेजने से मना कर दिया गया, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिन्हें दिल्ली भेजने से मना कर दिया गया, और खुले तौर पर सीबीआई जैसे सीबीआई के ऑफिसर्स को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि ममता बनर्जी अपनी उद्दंडता के पराकाष्ठा पर है या चरम पर है। अब सर, वो उद्दंडता का जब चरम खड़ा हो जाता है, चरम शुरू हो जाता है, तो आप सोचकर देखिए, यहां से एक नया फेज भी तो चालू होता है कि बीजेपी, मतलब एक दबाव भी तो बनता है बीजेपी के ऊपर कि भाई कुछ तो करो। चलो ठीक है, अगर मान लिया राष्ट्रपति शासन लगता था, तो राष्ट्रपति शासन लगने के चक्कर के अंदर सबसे बड़ी ये मतलब कांग्रेस लगाती थी, तो एक एक बार में 12-12 सरकारों को बर्खास्त कर देना 1980 में कि भैया हम राष्ट्रपति शासन तुम्हारे पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि तुमने नैतिक रूप से अपना सरकार खो दी है। अब आप बीजेपी सरकारों को हटा रहे थे, ठीक है, लेकिन आप अगर संविधान के अनुसार, संवैधानिक मूल्यों के अनुसार भी अगर सरकार चलाना चाहते हैं, तो यहां पर भी तो संवैधानिक मूल्य तार तार हो रहे हैं, तो यहां आपको एक रिस्क लेना चाहिए। लेकिन सर, बीजेपी की भी अपनी दुविधा है कि वो जानते हैं कि असलियत में अगर एक बार, पॉसिबली ममता बनर्जी भी इस चीज को जानती है और पूरा विपक्ष इस चीज को जानता है कि एक बार अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो जो रेप का मामला है वो तो उठा के रख दिया जाएगा साइड में, बहस वहां पर हो जाएगी खत्म। अभी अगर बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है तो यहां गुनहगार दिखाई दे रही है ममता बनर्जी। अगर बीजेपी प्रोटेस्ट करना बंद कर देती है और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाती है और ममता सरकार बर्खास्त हो जाती है, तो मौका होगा ममता बनर्जी के पास कि ममता बनर्जी फिर सड़कों पर उतरेगी कि बीजेपी ने रेप केस को गलत तरीके से पेश करके मेरी सरकार को निशाना बनाया, मैं विक्टिम हूं और बीजेपी जो है वो अत्याचारी है। और यह मामला पूरे देश में डिक्टेटरशिप के एग्जाम्पल की फॉर्म में प्रोजेक्ट किया जाएगा, भले ही ममता बनर्जी कितनी भी बड़ी डिक्टेटर क्यों ना हो। अब सर, यहां ये बीजेपी की दुविधा है, जहां तक मुझे लगता है कि वो राष्ट्रपति शासन इसीलिए लगाते हुए हिचक रही है, लेकिन अब राष्ट्रपति महोदया के इस बयान से नैतिक दबाव जरूर पड़ रहा है, जिससे बीजेपी फंसती हुई मुझे नजर आ रही है कि भाई देखो, राष्ट्रपति महोदया भी अगर कह रही है और हम और आप चर्चा कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर चर्चा है, माहौल गर्म है, ऐसे में भी अगर बीजेपी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगी तो माफ कीजिएगा, समस्या बड़ी गंभीर हो जाएगी। जी सर। ये बताइए साहब कि ये अभी 3-4 दिन पहले ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी
जिसने कहा कि साहब 15 दिन में रेप का ट्रायल पूरा हो, पूरे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाले जाएँ केस जितने भी हैं। और आज उन्होंने एक बयान जारी किया है, जो मैं नवभारत टाइम्स पर पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि साहब हम अगले हफ्ते सेशन बुलाएँगे और सेशन में 10 दिन के भीतर जो बलात्कारी है उसको मृत्यु दंड दिए जाने का कानून पारित करेंगे। ये जो पोजीशनिंग ले रही है ममता बनर्जी, पहली बात तो ये है कि राज्य विधानसभा को मृत्यु दंड देने का कानून पारित करने का हक ही नहीं है। नंबर 2, आप बहुत देर से जाग रही हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके एक पोस्चरिंग ले रही हैं कि 15 दिन में रेपिस्ट को जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाए। क्या हमारे देश का जो अभियोजन पक्ष है, जो जांच एजेंसियां हैं, उनको तमाम एविडेंस भी कलेक्ट करने होते हैं, फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट भी आती है, और जो इन्होंने आरजी मेडिकल कॉलेज में किया है कि फॉरेंसिक टीम के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, सारा कुछ जो है मटिया-मेट कर दिया। वहाँ पर पहले डॉक्टर सारे इकट्ठे हो गए और दूसरे लोग इकट्ठा हो गए, उसके बाद वो 7,000 गुंडे जो हैं वो प्रवेश कर गए, रही सही कसर उन्होंने बाकी छोड़ दी, तो उनको तो रोक नहीं पाई। अब इस आशंका में और भय में कि साहब कहीं वाकई राष्ट्रपति शासन ना लगा दे मोदी सरकार, तो अब ये पोस्चरिंग ले रही हैं। सर माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा असहमत हूं, थोड़ा सा। सर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ममता बनर्जी को रत्ती भर भी डर है कि राष्ट्रपति शासन मोदी सरकार लगा देगी। फ्रेंकली स्पीकिंग, रत्ती भर भी डर नहीं है। उसके पीछे का रीजन मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि विपक्ष और ममता बनर्जी बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं कि एक बार ममता बनर्जी के मतलब एक बार मोदी सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए तो अभी तक जो कल्प्रेट, जो अपराधी हम ममता बनर्जी को देख रहे हैं अपराधी के रूप में, वो अपराधी के रूप में बीजेपी को प्रोजेक्ट करने में या मोदी को प्रोजेक्ट करने में पूरा विपक्ष, पूरा कबाल जो है वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि इसको जस्टिफाई करने के लिए चाहे जर्मनी में बैठा हुआ ध्रुव राठी आ जाए, चाहे भारत के अंदर ही बैठे हुए एक पूरे के पूरे पत्रकारों की फौज है वो खड़ी हो जाएगी और ये कहेगी कि राष्ट्रपति शासन लगाने वाली तो कोई बात नहीं है। और कोलकाता रेप कांड के पैरेलली बदलापुर और अयोध्या और सब जगह के, जबकि बदलापुर के कल्प्रिट तुरंत पकड़े गए हैं और बहुत सारे मामलों में सभी तुरंत पकड़े जा रहे हैं। ममता बनर्जी की तरह कभी किसी ने किसी को बचाने की कोई कोशिश नहीं की है। लेकिन सर क्या होता है ना, और प्रोजेक्ट कैसे किया जाएगा कि देखो रेप कोलकाता में हुआ, तुमने वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया, महाराष्ट्र में भी तो हुआ था, तुमने वहां क्यों नहीं लगाया? अब वहां बीजेपी डिफेंसिव होती हुई नजर आएगी ना कि यार महाराष्ट्र के अंदर तो जो कल्प्रिट था वो पकड़ा गया, किसी को बचाने की कोई कोशिश नहीं करी गई, और अयोध्या के अंदर भी पकड़ा गया, यहां पकड़ा गया, तो सर एक गंदा खेल शुरू हो जाएगा। बीजेपी इस खेल को बहुत अच्छे से जानती है और ममता बनर्जी तैयार बैठी हुई है कि एक बार बीजेपी मेरे ऊपर राष्ट्रपति शासन लागू कर दे या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए, फिर मैं बताती हूं राजनीति किसे कहते हैं। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाना हमारे हित में नहीं है, और ममता बनर्जी भी जानती है कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाने का रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि इस मुद्दे को अगर सुलझाए रखना है तो ममता बनर्जी की सरकार को बनाए रखना जरूरी है, ताकि जो अगले साल 2000 जहां तक मेरे को याद है 2025 में जो इलेक्शन है, अगर 2025 के अंदर जो इलेक्शन है उस इलेक्शन के अंदर तक बीजेपी ने ममता बनर्जी को किसी न किसी मामले में घेरे रखना है। अब इसमें दूसरा पार्ट आ जाता है, तो ममता बनर्जी ये पोस्चरिंग कर क्यों रही है? देखिए सर, एक्चुअली सीधी सी बात ये है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भी कोई रेप होता है तो रेप के अंदर असलियत में एक और डिबेट शुरू हो जाती है कि जैसे अंग भंग कर दिया जाए, प्राइवेट पार्ट्स काट दिए जाएं या उसको तुरंत कार्रवाई की जाए। क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़े बड़े एग्जांपल, जैसे अभी अजमेर रेप कांड आया, उस अजमेर रेप कांड को अगर आप उठाकर देखेंगे तो 32 साल बाद 6 अपराधियों को मतलब उम्र कैद की सजा दी गई 32 साल के बाद। अच्छा, मजे की बात यह है कि उन अपराधियों को जिनको सजा दी गई, योगेंद्र यादव जैसे लोग आकर कह रहे होते हैं कि मेरे को बहुत बुरा लगता है जब उन अपराधियों की
फोटो जो है वो अखबार के फ्रंट पेज पे छाप दी जाती है, उनके भी अपने अधिकार हैं। अब सर इस तरीके की जब बातें की जाती हैं तो असलियत में जनता में एक रोष होता है कि आपने 32 साल बाद किसी रेप के अपराधी को फांसी मतलब सजा सुनाई, आप उस सजा को ढंग से बरकरार भी नहीं कर पा रहे और जस्टिफाई करने वाली फौज खड़ी हो गई है। तो जनता का न्यायिक व्यवस्था पर से भरोसा कुछ मामलों में उठा हुआ है। ऐसे में उस भरोसा, वो जो भरोसा उठा हुआ है और इमोशनल जिसे कहते हैं कि हर्ट फील कर रखी होती है जनता कि यार रेप हो रहा है और उसमें हमारी सरकारें कुछ नहीं कर रही क्योंकि कानून ऐसा है। ऐसे में जानबूझकर ऐसे टची मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि लोगों के इमोशंस जागे कि यार ममता बनर्जी चलो ठीक है गलती हो गई लेकिन अब तो सही कह रही है ना। अब तो सर ये काउंटर नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है ना ध्यान भटकाने के लिए, और अगर ये पास कर दे तो कॉलर उठा के जनता के बीच में जाएंगे कि देखो हम बंगाल में पहले ऐसे सरकार है जिसने 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर न्याय को सुनिश्चित करने की गारंटी दी है। आगे से अगर कोई भी रेप कांड होगा तो हम उसके अंदर 10 दिन में ऐसा न्याय कर देंगे। हम भी जानते हैं सर 10 दिन में पिटीशन फाइल नहीं होती, कई बार तो 10-10 दिन तक एफआईआर भी नहीं होती, इंक्वायरी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ना कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी ना और कुछ। लेकिन इस चीज का जवाब तो देना ही नहीं है ना सर, पूछेगा कौन। अब अगर बीजेपी गलती से पूछ लेगी कि 10 दिन में आप कैसे दोगे तो असलियत में बीजेपी का खुद का ही नैरेटिव खत्म हो गया, क्योंकि बीजेपी तो शोर मचा रही थी रेप कांड के ऊपर कि तुमने कोलकाता के अंदर क्या किया, और बीजेपी अब सवाल पूछ रही है कि तुम क्या करोगे। तो सर डायमेंशन चेंज हो गई और बीजेपी को इस तरीके की डिस्ट्रैक्शन वाली पॉलिटिक्स में टीएमसी फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है। और आज जो इस टाइम पर सिचुएशन है वो यही दिखा रही है कि टीएमसी के पास कोई मौका नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा एग्रेशन और बहुत ज्यादा प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। और जनता जो खासकर जो एलीट क्लास ऑफ बंगाल है वो इस टाइम पर सड़कों पे है, तो बहुत ज्यादा दबाव में ममता बनर्जी है। डिस्ट्रैक्ट करना है, दूसरा बीजेपी को एक अलग तरीके की बहस में फंसाना है ताकि वो शोर ही ना मचा पाए। और सर माने या ना माने मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस और वामपंथी यहां पर अपना फुटहोल्ड खो चुके हैं और वो चुप रहने में ही अपना फायदा देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो शोर मचाएंगे तो वो बीजेपी के पाले में कांग्रेस ममता बनर्जी को कमजोर करेंगे और बीजेपी जीत जाएगी, उन्हें फिर भी फायदा नहीं होना। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का भी ममता बनर्जी के ऊपर एक दबाव है कि कुछ ऐसा करो जिससे वो जो दबाव मेरे ऊपर है, जनता मेरे से सवाल पूछ रही है और मैं उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा, तो कृपया करके आप कुछ ऐसा करो ताकि हम बच निकले। वरना पंजाब व बंगाल के ऊपर अगर बीजेपी कब्जा करती है, ना तुम्हें कुछ मिलेगा ना मुझे कुछ मिलेगा, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। जी सर माइक। जी जी 2019 में तो पश्चिम बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी थी, 18 सीटें दे दी थी 40-42 में से, और ममता बनर्जी 22 पर सिमट गई थी। लेकिन उसके बाद भी 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद भी वहाँ जिस तरह की हिंसा देखने को मिली, वहाँ पंचायत चुनाव हो, लोकल बॉडीज के चुनाव हो, बहुत सारी जगह तो नॉमिनेशन ही दाखिल करने की नौबत नहीं आती है, निर्विरोध जो है निर्वाचन हो जाते हैं। और जिस तरह की हिंसा वहाँ होती रही है, लाशें पेड़ों पर लटकी मिलती हैं, किसी की गर्दन काट दी गई, किसी के साथ किसी तरह की क्रूरता, एक दहशत का वातावरण। और विधानसभा चुनाव के बाद मई में जब नतीजे आए थे 2021 में, उसके बाद जो हिंसा हुई और बीजेपी के समर्थकों के घरों में घुस करके उनकी माँ बहन बेटियों की असमत पर हाथ डाले गए, लूटपाट की गई, आगजनी की गई, बीजेपी के दफ्तर जला दिए गए और केंद्र सरकार कुछ कर नहीं पाई। उसका नतीजा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भारी नुकसान झेलना पड़ा, उसकी लोकसभा की सीटें घट गई। हालांकि हल्ला तो ये मच रहा था कि इस बार बीजेपी 30-32 सीटें तक जीत सकती है, लेकिन वो तो बिल्कुल एकदम नीचे आ गई। तो वहाँ के लोगों में निराशा का भाव है कि बीजेपी जब मजबूती दिखाई जानी चाहिए, बीजेपी जो है वो मजबूती नहीं दिखा रही है। सर बीजेपी के बारे में अगर एक छोटी सी लाइन में अपनी ओपिनियन रखूं, छोटी सी लाइन में, कि सर बीजेपी जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है सिद्धांत और व्यवहार के मामले में।
बीजेपी हर चीज को सिद्धांत के आधार पर करना चाहती है, जो बहुत अच्छी बात है, जो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, सिद्धांतों से ऊपर व्यवहार होता है, और उस व्यवहार में आपको सिद्धांतों को थोड़ा डाइवर्ट करके कम से कम सही या सत्य के साथ खड़ा होना होता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे ही 2000 मतलब पिछले वो विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को लगभग 80 सीटें जब मिली, और यहां तक कि कांग्रेस और सीपीआई ये दोनों की दोनों हाशिए पर चली गई, तो अंदाजा लगाकर देखा जा सकता है कि किस लेवल पर लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया। लेकिन सर, असलियत में अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत की बाजी लगाकर कोई किसी विचारधारा के साथ खड़ा नहीं होता। ये कड़वी सच्चाई है। जब तक कि उस विचारधारा को मानने वाले लोग विकट परिस्थितियों में, क्योंकि वो विचारधारा के लिए लड़ने वाला एक सिपाही है, उसे जब तक पीछे से बैकअप नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, एश्योरेंस नहीं मिलेगी कि तुम्हारे लिए हम आवाज उठाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और सर, बीजेपी यहां अपने सिद्धांतों में कहो या यूं कहीं इसके सोशल मीडिया के मामले में कहीं ना कहीं, सर मैं इसमें क्रिटिसाइज करता हूं बीजेपी को। आज पहली बार ऐसा हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक जबरदस्त लॉ पास किया है कि भाई यूट्यूबर्स को भी कहीं ना कहीं वो एडवर्टीजमेंट में शामिल करेंगे। उसको हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बीजेपी आज भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के नाम पर 2014 से बाहर नहीं निकल पाई। पॉसिबली बीजेपी खासकर सेंट्रल लेवल पर यह समझ ही नहीं पाई कि असलियत में बहुत सारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल्स ने डिस्कशन और डिबेट के चलते एक ऐसा नैरेटिव सेट करने में कामयाबी हासिल की कि भाई तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे, और 240 पे रह गए। बंगाल के अंदर असलियत में बीजेपी यही तो हार रही है कि वो ट्वीट कर देते हैं कि जी हमारा एक बंदा मारा गया। उस पर डिबेट, डिस्कशन करने के लिए उनके पास कोई नैरेटिव सेट करने वाला बंदा ही नहीं है। अब सर, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि वहां ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता जो बीजेपी के लिए, हिंदुत्व के लिए झंडा उठा के खड़ा हुआ है, वो मर रहा है। उसके परिवार के अंदर उसकी पत्नी की या बेटी की या बच्ची की इज्जत लूटी गई है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, तब भी ये लोग कुछ नहीं करते ट्वीट के अलावा। और ये कड़वी सच्चाई है। मेरी बहुत सारे ग्राउंड के लेवल के कार्यकर्ताओं से बात हुई है, और सर जब एक कार्यकर्ता मरता है ना सर, एक कार्यकर्ता के साथ जब पूरी पार्टी खड़ी होती है, तो आसपास के इलाके के अंदर उसका एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है, और सब लोग उसके साथ जुड़ते हैं कि हाँ, ये पार्टी हमारी मजबूरी में हमारा साथ देगी। वहीं जब एक कार्यकर्ता पिटता है या मरता है और उसकी पार्टी के जो बाकी लोग हैं वो उसके साथ आकर नहीं खड़े होते और उसके लिए संघर्ष नहीं करते, तो सर जो सपोर्ट करने वाला भी है वो भी चुपचाप खिसक जाता है कि भाई ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं हूं जो मेरी मुसीबत में मेरे साथ नहीं है, जबकि वो बंदा सामने वाला पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में आप सिद्धांत जो मर्जी बनाकर देखें, उस व्यवहार में अगर बीजेपी हार गई है, तो ऐसे में व्यवहार जीत गया। और टीएमसी को, कम से कम देखिए, टीएमसी को वोट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी को भी वोट नहीं दिया, वो घर में बैठ गया। सर तब भी तो हार गए ना, अगर घर में बैठ गया वोटर। तो यहां असलियत में यही हुआ है, क्योंकि जो पहले बीजेपी के साथ जुड़े वो हिंदुत्व के नाम पर जुड़े, लेकिन समस्या यह है बीजेपी के पास उस हिंदुत्व की विचारधारा का झंडा उठाने वालों की रक्षा करने के लिए कोई व्यवस्था थी ही नहीं। और ये टीएमसी के कार्यकर्ता, जिसके अंदर पुलिस भी शामिल थी, दोनों का नेक्सस जिस तरीके से, गिद्धों के तरीके से पूरे के पूरे कार्यकर्ता, मतलब पूरे के पूरे जिसे कहते व्यवस्था, उन कार्यकर्ताओं को नोच खा गया बीजेपी ने, कोई आवाज नहीं उठाई। उसका नतीजा हमारे को ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता गायब हुए। सर वो आज तक, अब बहुत सारे इलाकों में कार्यकर्ता अपने घर तक नहीं जा पाए हैं। लोग खुलकर बीजेपी का झंडा तक नहीं लगा पा रहे हैं, नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। साइलेंट वोटर कितना होगा? और अभी भी अगर आप देखेंगे ना सर, शहरों के अंदर तो फिर भी चलो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, गांवों का क्या? गांवों के अंदर तो टीएमसी के कार्यकर्ता और पुलिस मिलकर, गुंडे और पुलिस मिलकर अगर गांव के अंदर मारकाट मचा दे, सर वो खबर तक बाहर नहीं आ रही। संदेश खली का इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने कहा हमारी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही, और शेख शाहजहां को पुलिस का प्रोटेक्शन है, और था भी पुलिस का प्रोटेक्शन। सीबीआई जाती है गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस ही उन्हें गिरफ्तार कर लेती है।
तो यहां बीजेपी का एक बड़ा फेल्योर है। हम बुराई कर रहे हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ता के साथ नहीं खड़ी थी। जो 32 के सपने थे वो 7, 8 या 9 रह गई हैं, बहुत बुरे हालात में है। और ममता बनर्जी का कमबैक है। और शायद अगर बीजेपी को अभी भी हम देखें तो एक एग्जाम अब थोड़ा सा उन्हें समझ में आ गया है, बीजेपी को भी, कि कार्यकर्ता के साथ खड़े होना पड़ेगा और संघर्ष को लंबा चलाना पड़ेगा और द्वंद्व में नहीं रहना। जो शुभेंदु अधिकारी हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो उनका एक बयान जो है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि जिसने वोट दिया उसी का साथ देंगे, जो हमारे साथ है हम उसके साथ है, सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा। यानी वो क्लियर मैसेज भी काम कर रहा है कि भाई एक बार दोबारा मौका देके देख लेते हैं। अब किस सिचुएशन में है, अगर सर अब मतलब ये है कि 2% एंड 1 ग्रेव वाली सिचुएशन है। अगर बीजेपी यहां बंगाल में हारी तो बीजेपी दोबारा खड़ी नहीं होगी। संदेश खाली की घटना का आपने चर्चा किया है। दलित वर्ग से आने वाली अधिकांश महिलाएं थी और अब जिस महिला डॉक्टर के साथ ये कुछ हुआ है, ये एक सवर्ण तबके से की महिला थी। महिला ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड एक वोट बैंक माना जाता रहा है। वही ममता बनर्जी को निर्णायक ताकत भी देती रही है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले सप्ताह जब ये कांड हुआ उसके 2-3 दिन बाद रात के समय 300 जगहों पर महिलाएं ही सड़कों पर उतरी थी पश्चिम बंगाल में। और जो वहाँ का बंगाली सिनेमा है, उसकी जो अभिनेत्रियां हैं, उनके तमतमाए हुए चेहरे, गुस्सा, वो सब हमने ऑन कैमरा देखा है। यानी महिला शक्ति ही इस समय ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर ताल ठोकती हुई दिखाई दे रही है। एक आक्रोश है, एक गुस्सा है। और ऐसे समय वो कहते हैं कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाना चाहिए। अब भी अगर ये लोग हथौड़ा मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, तमाम उन लेकिन किंतु परंतुओं में फंसे रहते हैं, तो इस महिला वर्ग में एक बार फिर निराशा ही घर करेगी। सर मेरा इसमें जवाब ये है कि हम इसे 2 तरीके से देख सकते हैं, जैसे शायद मैं पहले बता चुका हूं कि महिलाओं की अगर निराशा की बात है तो संदेश खली मामले में भी महिलाओं में गुस्सा था। बीजेपी उसे कैश नहीं कर पाई क्योंकि एक लेबल चिपक गया था कि यहां पर औरतें झूठ भी तो बोल सकती हैं, क्योंकि वो रेखा पात्रा को जिस तरीके से वोट दिए, वो मतलब टिकट दे दिया गया उसको, और वो अपना गाड़ी और सब चीजें लेके बाद में तो वो पूरा मेकअप शेकअप करके वो एक इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाई कि मैं एक विक्टिम हूं। और महिलाओं के दिमाग में, जो कि कोर वोट बैंक टीएमसी का है, उसके दिमाग में एक बात चली गई थी कि देखो यार सीधी सी बात है, क्योंकि राजनीति है तो हो सकता है संदेश के लिए एक मुद्दा बनाया गया हो, यह मुद्दा होना। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो इस माहौल में, इस टाइम पर, सर देखिए मैं बंगाल को जितना मैं थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूं, सर हम हिस्ट्री में भी पढ़ते थे तो हमारा जो नेशनलिज्म का राइज हुआ वो बंगाली नेशनलिज्म से शुरू, और बंगाली ही लोग वो हैं जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन समस्या ये है वो तभी रिएक्ट करेंगे जब काफी ज्यादा पेन बढ़ चुका होगा, मतलब उनमें अगर रेजिलियंस है तो भी बहुत ज्यादा है, और जब वो गुस्सा करेंगे तो भी बहुत ज्यादा करेंगे। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टेम्पर्ड फॉर्म में। और यही रीजन है कि अगर नेशनलिज्म बढ़ा तो बंगाल में बढ़ा, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ा। लेकिन एक बार बढ़ा तो उसके बाद पीछे नहीं हटे, फिर एग्रेसिव रहे। उसके बाद चाहे आप कम्युनिस्टों को देख लेंगे, नक्सलिज्म से लेकर हर जगह पे बंगाल कभी भी दिल्ली के साथ आकर नहीं खड़ा हुआ। लेकिन बंगाल का नेचर ये भी है कि गुस्सा धीरे 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 बढ़ता है, और एकदम से अगर बढ़ जाए फिर उसके बाद कम नहीं होता। और एक बार बंगाली जिसका साथ छोड़ दे वो दोबारा आता नहीं, चाहे हम कांग्रेस देखें, चाहे कम्युनिस्टों को देखें, चाहे ममता बनर्जी को देखें, वो दोबारा आता ही नहीं है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कम्युनिस्टों को भगाया, कम्युनिस्ट खत्म ही हो गए, कांग्रेस खत्म हो गई। अब असलियत में ये जो रेप कांड है, संदेश खली में कहीं ना कहीं इलेक्शन दिखाई दे रहे थे, यहां ना तो इलेक्शन दिखाई दे रहे ना और कुछ। अच्छा, संदेश खली में सारी इंफॉर्मेशन मीडिया की तरफ से थी और टीएमसी के किसी प्रवक्ता तक ने उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। यानी वहां एक कंफ्यूजन क्रिएट करने में विपक्ष जो था वो कामयाब हो गया। यहां पर ममता बनर्जी पहले दिन से इतनी ज्यादा गलतियां कर रही है कि जो महिलाएं हैं वो खुले तौर पर देख पा रही है अच्छे तरीके से कि यहां पर गलती ममता बनर्जी की है, यहां गुनहगार ममता बनर्जी है।
ममता बनर्जी रेपिस्टों को बचा रही है। और ये जब माइंडसेट, ये जब बात लेडीज के दिमाग में घुस गई है, तो वो लेडीज असलियत में इस चीज को अब भूल नहीं पा रही। और मेरा ऐसा मानना है, यहां पर जो एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया वाली सिचुएशन है कि वो जो टेम्पर है ना, वो दो टेम्परामेंट चेंज होने के लिए 2% का बचा हुआ है, अगर ये 4-5% का वो मतलब चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि अब यहां से पूरे माहौल में एक फिजा, मतलब एक माहौल बन चुका है ममता बनर्जी के अगेंस्ट, कि ये ममता बनर्जी दिखने में लेडी है। ममता बनर्जी दावा करती है कि मेरे पास 38% लोकसभा जो मेंबर्स है वो उसके 38% महिलाएं हैं, लेकिन औरतों को समझ, लेडीज को समझ में आ गया कि वो जो महिलाएं हैं वो भी सिर्फ देखने के लिए हैं। कभी नुसरत जहां जैसी किसी एक्ट्रेस को भेज दिया जाता है, कहीं महुआ मित्रा को भेज दिया जाता है, आजकल एक और गई हुई है, वो भी कोई एक्ट्रेस से कम नहीं है। ऐसे अब उसके बाद चाहे वो घोष मैडम हो गई, उनको अगर उठाकर देख लिया जाए तो सारी की सारी किसी भी लेडी, उस लेडी को नहीं भेजा गया जो ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई है, बल्कि या तो बड़ी पॉलिटिकल फैमिली या बड़ी सेलिब्रिटी से। और ये लोग ममता बनर्जी के फेवर में ही बात कर रही हैं। एक ने भी, सयाली घोष है शायद उसका नाम, जो तीसरी का नाम बताया, एक ने भी ममता बनर्जी के अगेंस्ट ट्वीट नहीं किया। तो महिलाओं को समझ में आ गया कि कई बार क्या होता है, घरेलू हिंसा में भी पुरुषों से ज्यादा आक्रामक महिलाएं होती हैं, यानी महिला ही महिला के अगेंस्ट कहीं ना कहीं हिंसा कर रही होती है। यहां पर भी ममता बनर्जी की इमेज बन चुकी है कि ममता बनर्जी रेपिस्टों की दलाली कर रही है, उन्हें बचा रही है। और जो बाकी इनकी जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं इनके फेवर के अंदर ममता बनर्जी की छत्र छाया में कहो या ममता बनर्जी के समर्थन में खड़ी है, यानी वो रेपिस्टों के समर्थन में खड़ी है। सर, महिलाओं को अगर ये बात समझ में आ जाती है ना, फिर वो अब किसी की नहीं सुनती। और ये जो इंपैक्ट महिलाओं में क्रिएट हो चुका है, ममता इससे डर रही है, इसीलिए वो शोर मचा रही है कि हम 10 दिन में, 15 दिन में फांसी दिलवा देंगे समथिंग। अगर बीजेपी इसे नैरेटिव नहीं बनने देती, तो जो बीजेपी को महिलाओं के नाम पे माइलेज मिला है और ममता बनर्जी की जो इमेज, महिला होने की जो इमेज बर्स्ट हुई है, उसका बेनिफिट अगले साल होने वाले चुनावों में दिखाई देगा। जी सर। देखना यही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने जो विचार रखे हैं, जो आक्रोश व्यक्त किया है, वो उनका अपना है या गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का इंडिकेशन उनको मिला है और उसके बाद उन्होंने बयान दिया है। अगले कुछ दिन में ये भी साफ हो जाएगा। हरिमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार।